अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डीसी बाइसिंग स्टार्ट करें बीजेटीज़ का। डीसी बाइसिंग से मुराद है मेरा डीसी एनालिसिस। एक बात आप अपने जहन में रखें। आप लोगों ने शायद ये सोचा होगा, जिस तरह हमने मैंने आपको एक सिंपल सी बेसिक लेवल की एम्पलीफायर की एग्जांपल कराई थी। शायद आपके जहन में एक बात आई हो कि यार ये जो एसी सिग्नल होगा चंद मिली वोल्ट का था, इसको एम्पलीफाई कर दिया गया 200 टाइम्स। इतनी पावर कहाँ से आती है? मतलब पावर तो सेम होती है ना। जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम करना पड़ता है, जब करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कम करनी पड़ती है। पावर तो सेम ही होती है। तो इतनी पावर कहाँ से आती है जब हम किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं? तो उसका जवाब ये है कि हम अपने सिग्नल के साथ डीसी कंपोनेंट भी लगाते हैं इसका, राइट। मतलब कोई बैटरी सोर्स या कोई पावर सप्लाई डीसी, वो उसके साथ लगाते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी जो आउटपुट पावर है, जो कि इम्प्रूव्ड होती है उसके लिए। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इम्प्रूव्ड आउटपुट एसी पावर लेवल इज़ द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अप्लाइड डीसी सप्लाईज। ओके, ये बात अब अपने जहन में रखनी है। ऑल्दो कि ये रिकॉर्डेड है, तो होपफुली इंशाल्लाह बाद में भी जब आप एग्जांपल्स कर लेंगे, इसको दोबारा से आप देखेंगे, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। एक्सक्यूज़ मी, क्या है? अच्छा, ओके। तो एक और चीज़ भी है पिछले चैप्टर में जो बाकी कुछ चीज़ें हैं, वो SCR वगैरह, ये चीज़ें तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये चीज़ तो मैं नहीं करवा रहा। बाकी उसके कुछ बेसिक्स थी, उसको अभी मैंने ज़रा छोड़ दिया। हम आगे ही चलते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी की तरफ ही आते हैं। बाकी ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि भाई IC और IB की जो रेशियो है ना, उसको हम लोग बीटा कहते हैं। अब बीटा जो है ना, इसको फिर जब हम लैब में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डाटा शीट के ऊपर बीटा किस तरह शो होता है। बीटा इज़ बेसिकली रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट और बेस करंट, और ये नॉर्मली 40 से लेके 400 तक इसकी काफ़ी रेंज हो सकती है। मैंने आपको बताया कलेक्टर करंट आपका मिली एम्प्स में होता है, और ये जो बेस करंट है ये आपका माइक्रो एम्प्स में होता है। सो इट डिपेंड्स, बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं। अब ज़रा हम ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में आपको बताता हूँ। ये डायग्राम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, और एक दफ़ा मैं दोबारा अगर मैं ब्रीफ कर दूँ, आप लोग देख रहे हैं इस कर्व को, ये जो 30 माइक्रो एम्पेयर्स है, ये बेसिकली जो आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आपका बेस करंट हो 30 माइक्रो एम्पेयर, राइट, ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है ना, मैं इसका पूरा खुलासा आपको बता रहा हूँ। अगर बेस करंट हो आपका 30 माइक्रो एम्पेयर, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका IC और VCE के दरमियान जो कर्व है ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, अगर बेस करंट 30 माइक्रो एम्पेयर हो तो IC और VCE के दरमियान में, जो कि आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके दरमियान में जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मतलब पहले IC और VCE दोनों ज़ीरो थे। जब IC बढ़ाया, IC बढ़ता चला गया, लेकिन VCE में कोई ख़ास चेंज नहीं आया। अनटिल एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ IC, VCE एकदम से बढ़ना शुरू हो गया और IC का बढ़ना रुक गया। ओके, ये सिचुएशन कब हुई? जब आपके पास बेस के ऊपर 30 माइक्रो एम्पेयर था। कुछ ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन होगी अगर आपके पास बेस के ऊपर 20 माइक्रो, 10 माइक्रो या 0 माइक्रो होंगे। ओके, या इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, 40, 50, 60, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर पिछला लेक्चर भी आप बार बार इसको समझने की कोशिश करें, तो ये ग्राफ आई होप आपको समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा जिसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं, ये कुछ पोर्शन वाइट किया हुआ है, कुछ पोर्शन यहाँ पे ग्रे किया हुआ है। देखो, ये है आपके पास जो ग्रे वाला पोर्शन यहाँ पे है, इसको आप सैचुरेटेड पोर्शन कहते हैं, कि यहाँ पे आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन में चला जाता है। जब आपका ट्रांजिस्टर IB आपके पास 0 माइक्रो एम्पेयर है, उससे पहले पहले
आपका ये जो ट्रांजिस्टर है ये कट ऑफ मोड में होता है, और जब आपके पास VCE 0 और IC मैक्सिमम है तो फिर आपके पास ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होता है। ओके, हमारा जो कंसर्न है ना वो ये जो वाइट पोर्शन है ये वाला, ये है एक्टिव रीजन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। हमारा सारे का सारा जो कंसर्न है वो इस एक्टिव रीजन में है। अच्छा, अब बात आ रही है ऑपरेटिंग पॉइंट की कि भाई ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या चीज़ है। ये तो था इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये बेसिकली ये लाइन आप देख रहे हैं पीसी मैक्स का मतलब ये है कि भाई ये मैक्सिमम पावर यहाँ तक होती है नॉर्मली, इससे आगे जाती नहीं है, मैक्सिमम पावर की बात हो रही है। अच्छा, अब मैं एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ, गौर से सुनना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ट्रांजिस्टर की सिचुएशन इस तरह की है कि पहले आपने 30 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर इसको सेट कर दिया था। ओके, IB 30 माइक्रो एम्पेयर था। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि एक ऐसी स्टेज आई कि आपके पास जो IC था वो था तकरीबन 10 मिली एम्प्स, और जो VCE था वो था तकरीबन 7 वोल्ट। एक्सक्यूज़ मी, बेटा एक मिनट। अच्छा, उस पॉइंट के ऊपर मतलब जब आपके पास IC 10 है और VCE तकरीबन यहाँ पे मैं कह लूँ 7 है या 8 है व्हाट्सएवर, तो ये जो आपका पॉइंट है ना ये है आपका ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी कि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट आपका ट्रांजिस्टर इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, जब 30 माइक्रो एम्पेयर होगा तो इस पूरी कर्व के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उस वक्त VCE क्या है, उस वक्त IC क्या है। तो बाय द वे, एनीवेज, क्यूसेंट पॉइंट मीन्स क्वाइट स्टिल एंड इंडक्टिव। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, यानी कि एक पॉइंट मैंने पकड़ना हो ना करंट देखने का या वोल्टेज देखने का, वो जो पॉइंट मैं पकड़ता हूँ उसको आप क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट की बात होगी तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि इस पॉइंट के ऊपर इस वक्त आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है, यानी कि आपका ट्रांजिस्टर इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। बी, इन्होंने कोई ऐसा पॉइंट दिखाया है जो कि तकरीबन मिड में है। डी जो पॉइंट है ये तकरीबन मैक्सिमम वोल्टेज के करीब करीब है, और जो सी पॉइंट है ये तकरीबन मिनिमम वोल्टेज के करीब करीब है। इस तरह से इन्होंने कुछ 2-3 पॉइंट्स बताए कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं, आपका ट्रांजिस्टर किसी भी पॉइंट में काम कर सकता है। तो अब ज़रा मेन मुद्दे की तरफ आते हैं जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। देखो, ये जो हम लोग DC बायसिंग के लिए जो सर्किट्स पढ़ेंगे, हम लोग DC एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली। AC एनालिसिस इसके बाद आएगा जब हम एम्पलीफायर डिज़ाइन करेंगे। तो पहले हम ज़रा DC एनालिसिस पढ़ लें, हमारे कोर्स का जो हिस्सा है। तो ये हमारे पास है फिक्स्ड बाइस सर्किट। फिक्स्ड बाइस इस वजह से इसको कह रहे हैं कि एमीटर डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसको कहते हैं फिक्स्ड बाइस सर्किट। अगले इंशाल्लाह बाद आपके पास एमीटर बाइस आएगा। एमीटर बाइस में एमीटर के साथ एक यहाँ पे रजिस्टर कनेक्टेड होता है, जबकि फिक्स्ड बाइस में एमीटर डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान में रखो, DC एनालिसिस के अंदर आपके कैपेसिटर्स ओपन हो जाएंगे और आपके इंडक्टर्स शॉर्ट हो जाएंगे। वंस अगेन आई रिपीट, DC एनालिसिस के अंदर आपके कैपेसिटर्स ओपन हो जाएंगे और आपके इंडक्टर्स शॉर्ट हो जाएंगे, राइट। अब ये आपके पास एक सर्किट है यहाँ पर। इस सर्किट के अंदर सिचुएशन इस तरह की है कि पहले एक AC इनपुट सिग्नल है और ये AC आउटपुट सिग्नल है। यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है ये सर्किट उसको एम्पलीफाई करके यहाँ पे आउटपुट सिग्नल देगा। ये जो आउटपुट सिग्नल होगा ये एम्पलीफाइड होगा। ओके, ये एक नॉर्मल सिग्नल है जितनी भी इसकी वैल्यू है, ये सिग्नल एम्पलीफाइड होगा। ये पूरे का पूरा सर्किट इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, राइट। अब
कुछ इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, इसके कुछ करंट्स और वोल्टेजेस की वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है जो वोल्टेजेस यहाँ पर होंगी, जो करंट्स यहाँ आउटपुट पर होंगे, आईसी करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो वीसीई वोल्टेज है ये इंपॉर्टेंट है, यही रिस्पॉन्सिबल होंगी ना इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने में, क्योंकि ज़ाहिर है इसी के अक्रॉस ही भी ज़्यादा वोल्टेज होगी। तो हम ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहानी है। देखो, ये वीसी सप्लाई है, वीसीसी, ये वीसीसी इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, आरबी के साथ भी, आरसी के साथ भी, राइट। ये बात तो समझ आ गई ना, दोनों के साथ कनेक्टेड है। अब मैं इसको अलग करके भी तो लिख सकता हूँ, आरबी के साथ वीसीसी अलग, आरसी के साथ वीसीसी अलग, लिख सकता हूँ ना इसका, कोई इसमें मतलब एक ही पावर सप्लाई से ले रहे हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर्स ओपन हो जाते हैं, इंडक्टर्स शॉर्ट हो जाते हैं। जब यहाँ से ओपन हो जाएगा दैट मीन्स कि ये भी ख़त्म, यहाँ से ओपन हो जाएगा ये भी ख़त्म। अब आप सोच रहे होंगे यार एसी इनपुट सिग्नल, एसी आउटपुट सिग्नल तो यहाँ पे आया ही नहीं, क्योंकि मैंने तो सीधा सीधा इसको ओपन कर दिया, तो फिर एम्पलीफिकेशन किस चीज़ की एम्पलीफिकेशन? सब्र करो भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ यही करंट देखूंगा, इसका ताल्लुक़ नहीं है डायरेक्टली इसके साथ। ये जो करंट और ये वोल्टेजेस हैं ये इसको रिस्पॉन्सिबल ज़रूर है, लेकिन मैं इस वक्त डीसी एनालिसिस कर रहा हूँ, इस टाइम मेरे एनालिसिस का हिस्सा ये नहीं है, राइट। तो अब क्या है, अब इस तरह का आपके पास ना कुछ सर्किट बन चुका है। अब ये सर्किट देखो, यहाँ पर बेस और एमीटर के दरमियान में वोल्टेज है VBE, जो कि मैंने आपको बताया था सिलिकॉन के केस में नॉर्मली प्रैक्टिकली इट्स 0.7 वोल्ट, और ये एक दूसरी वोल्टेज है VCE, ये वाली कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में। अब यहाँ पे ना दो लूप्स बन रही हैं, मैंने अभी कहा दो लूप्स बन रही हैं, जबकि जो आप वो पुराने ज़माने में आप नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस पढ़ते थे, उस वक्त जो लूप आप बनाते थे वो तो ऐसे कोई डब्बा सा होता था, नीचे ग्राउंड लगा हुआ, यहाँ रजिस्टर, यहाँ पावर सप्लाई। सब्र करो, अभी इसी लूप से मैं वही बनाऊंगा आप लोगों के सामने। देखो, अब ये लूप है कि ये प्लस VCC है, मतलब ये पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल कहीं ना कहीं ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब भी इस तरह का बना होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंड के साथ ही कनेक्टेड है। हकीकत तो यही है, आई होप कि ये बात आप समझते हो। तो लूप इस तरह से बन रही है, इधर देखो, यही जो मैंने लूप बनाई थी वो यहाँ पे बनी हुई आ गई। बात वही सेम है, ये ऊपर VCC था, VCC का पॉजिटिव टर्मिनल, और जो उसका दूसरा टर्मिनल था वो ग्राउंड के साथ था, और ये इधर से ट्रांजिस्टर से होता हुआ ये ग्राउंड पे आ गया। अब ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेसिपेट हो रही है वो है VBE, मैंने अभी आपको बताया VBE, इस ट्रांजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डेसिपेट हो रही है। ये बार बार देखना, इस वीडियो को गौर से समझना इसको। अब ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके जिस तरह आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा था मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इसको देखो, VCC के साथ सीरीज़ में RB, और RB के साथ सीरीज़ में VBE, इस पूरे को मैं कह देता हूँ ये VBE है, राइट। और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड ग्राउंड के साथ, इसका नेगेटिव टर्मिनल भी डायरेक्टली कनेक्टेड ग्राउंड के साथ। तो ये दोनों के दोनों, एक ये जो नोड है ग्राउंड नोड, इसके साथ कनेक्टेड है। नाउ व्हाट, अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपना मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को याद होगा, नहीं याद तो दोबारा से उसको रिवाइज़ करो। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, VCC माइनस, इसमें से करंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ से भी IB गुजर रहा है, यहाँ से भी IB ही गुजर रहा है, सेम करंट गुजर रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर IB ही गुजर रहा है, सेम करंट ही गुजर रहा है। तो चलो इधर से तो एक ही बात है, इसको तो डायरेक्टली VBE लिख सकता हूँ, इसमें से जो करंट गुजरा है ना वो है IB, तो VCC माइनस IB इंटू RB माइनस VBE, पॉजिटिव से नेगेटिव, VCC माइनस IB RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइड बाई RB,
ये तो हो गया मेरा पहला रिलेशन जो कि न्यूमेरिकल्स में बेतहाशा इस्तेमाल होगा। अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे लूप पे। मैंने अभी इस लूप का जिक्र किया, ये लूप भी तो अभी खड़ी है ना। इस लूप में क्या है, VCC का पॉजिटिव टर्मिनल, उसके बाद रेजिस्टेंस RC और उसके बाद VCE डायरेक्टली ग्राउंड के साथ, यानी कि ये तीनों के तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। मैंने बताया ये VCC का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ज़रा इसको देखो, VCC का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ। अब ये एक पूरी की पूरी इस तरह से लूप बन चुकी है। अब दोबारा वहीं आते हैं, VCC, एक मिनट, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, VCC ठीक, पॉजिटिव कनेक्टेड है RC के साथ और उसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है VCE। VCC RC के साथ, उसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है VCE। तो VCC माइनस IC RC, इसमें से करंट जो गुजरा है वो IC है, RC में से, माइनस IC RC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है VC इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। अब क्या कहानी है, सिचुएशन ये है कि इस तरह के ना कुछ हमने रिलेशंस डिराइव किए हैं, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। अब बेसिकली ये जो है ना आपके पास VCE, अच्छा ये तो आपको मैंने अभी बता दिया ना कि बीटा IC और IB के दरमियान में रेशियो होती है। फिर बाद में AC की बात, DC की बात, वो हम बाद में ही करेंगे, अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ DC में ही रहते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो ये जो VCE है ना, बेसिकली VCE, आपको पता है वोल्टेज जहाँ पर भी होती है, वोल्टेज बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है। वोल्टेज इज़ ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो VCE बेसिकली VC माइनस VE है, यानी कि जो कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है दैट माइनस जो एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है दिस वन। इसी तरह जो VBE है ये बेस और एमीटर के दरमियान में वोल्टेज का डिफरेंस है। अब इस सर्किट से आप एक चीज़ देख सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो ये है कि ये जो VE है ना, एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, VE इज इक्वल टू 0। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। ग्राउंड आपके पास क्या होता है, रेफरेंस नोड होता है, दैट इज़ 0। यहाँ पे जो वोल्टेज होती है ग्राउंड के साथ वो 0 होती है। तो इसका मतलब ये है कि VCE इज इक्वल टू VC माइनस VE, यहाँ पे ये VC होगा क्योंकि VE की वैल्यू 0 है। इसी तरह VBE भी आपके पास VB है डायरेक्टली। अब आप लोगों का काम शुरू होता है, वो क्या है कि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के अंदर आपसे पूछा गया है IB और IC। अब इसके साथ जो Q लगा हुआ है, Q का क्या मतलब है? Q का मतलब बहुत सिंपल, जो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी सर्किट के अंदर इसको ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, किसी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे ना, जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होगा कि आपका इस वक्त ट्रांजिस्टर इस जगह पे काम कर रहा है, वो जो पॉइंट होगा ना वो आपका क्यूसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, उसके लिए यहाँ पे Q लगाते हैं। बात वही है, IB ही है जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, ओके। तो IB इज इक्वल टू VCC माइनस VB और RB, जो कुछ यहाँ पे डिराइव किया है ना, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हम ये सारे के सारे रिलेशन निकालेंगे। लेकिन ये न्यूमेरिकल मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इतने सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व कराना इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम, ये आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप ज़रा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन की बात करें। द टर्म सैचुरेशन इज़ अप्लाइड टू एनी सिस्टम वेयर लेवल्स हैव रीच देयर मैक्सिमम वैल्यूज़। अच्छा, सैचुरेशन आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था कि जब मैं चीनी डालता जा रहा हूँ किसी पानी के गिलास के अंदर, एक स्टेज ऐसी आएगी कि सारी की सारी चीनी जितनी उस पानी में हल हो सकती है वो सारी हल हो जाएगी, बाकी एक्स्ट्रा रह जाएगी। उसके बाद मैं जितनी भी चीनी डालूँगा वो ऊपर हल नहीं होगी। उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना सैचुरेशन में जा चुके हैं, राइट। अब ट्रांजिस्टर के अंदर भी इस तरह की सैचुरेशन आती है। कभी ऐसी स्टेज आती है कि आप करंट बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो,
लेकिन करंट और वोल्टेज एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा नहीं जा रहे होते, राइट। हम उसको कहते हैं कि आपका जो ट्रांजिस्टर है ना वो अब सैचुरेशन में चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 माइक्रो एम्पेयर अगर हो आपका, तो आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो इस करंट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो यहीं पे ही वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो ट्रांजिस्टर इस स्टेज पे जब तक ये मतलब वोल्टेज नहीं बढ़ना शुरू, आपका ट्रांजिस्टर जो है ना सैचुरेशन में है। उसके बाद फिर एक्टिव मोड में आ जाएगा। अब सैचुरेशन करंट कैसे निकालते हैं? VCC डिवाइड बाय RC, मतलब जो IC के अक्रॉस जो करंट गुजरा होता है ना फिक्स बायस की मैं अगर मैं बात करूँ, तो VCC जो कि मैक्सिमम वोल्टेज है डिवाइड बाय RC, ये आपका सैचुरेशन करंट होगा। यानी कि जो IC की एट दिस वैल्यू ऑफ RC जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो आपका सैचुरेशन करंट होगा। तो ये बेसिक सी बात थी, सोचा बता दूं आप लोगों को। अब ज़रा थोड़ा सा लोड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि लोड लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है। लोड लाइन ड्रॉ करने का ज़रा प्रोसेस समझ लो। लोड लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल IC और VC के दरमियान में कर्व है और IB की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर आप लोग इसको ऑपरेट करवा दें, तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ना वो होगा IC सैचुरेशन, और वो VCC डिवाइड बाय RC के अक्रॉस होगा, RC के इक्वल होगा। मतलब IC की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक पॉइंट में लगा दूंगा वहाँ पे। और इसी तरह VCE की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो होगी VCC, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज है। इससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ नहीं सकती, जितनी आप वोल्टेज देंगे उससे ज़्यादा वोल्टेज तो नहीं बढ़ सकती ना। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, IC की मैक्सिमम वैल्यू और VCE की मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों को ना आपस में यूँ कनेक्ट कर देंगे आप, राइट। अब इन दोनों को कनेक्ट करने से क्या होगा? इन दोनों कनेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना ये आपकी लोड लाइन है। ओके, लोड लाइन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा 30 माइक्रो एम्पेयर है, अगर मैं IB रखता हूँ 30 माइक्रो एम्पेयर, तो आपका ट्रांजिस्टर इस जगह पे ऑपरेट कर रहा होगा। इस जगह पे जो इसकी VCE की वैल्यू होगी, इस जगह पे जो इसकी IC की वैल्यू होगी, यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 माइक्रो एम्पेयर है, तो फिर आपका ट्रांजिस्टर इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा होगा। यहाँ पे जो IC की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो VCE की वैल्यू होगी। ओके, ये लोड लाइन बनाने का एक सिंपल तरीका है। दूसरा इसका कुछ एनालिसिस दिया हुआ है कि भाई जब आपका IB जितना ज़्यादा होता है, आपका जो Q पॉइंट है ना वो सैचुरेशन के उतना करीब होता है। और इसी तरह अगर 3 वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस हो, RC की बात हो रही है, इस इन सच अवे कि ये जो R3 है ये सबसे बड़ा है, R2 उससे छोटा, R1 इससे छोटा है। रजिस्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी RC की, आपका जो Q पॉइंट है ना, जो IC सैचुरेशन की वैल्यू है वो उतनी, मतलब IC की वैल्यू उतनी कम होगी। आपका जो Q पॉइंट है ना वो उतना नीचे ऑपरेट कर रहा होगा। मतलब रजिस्टर जो है आपकी, उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, आपका Q पॉइंट उतना नीचे ऑपरेट कर रहा होगा, सैचुरेशन के उतना करीब होगा। मीन टू से दिस, बस ये थोड़े से कुछ एनालिसिस है कि भाई अगर आपके पास वोल्टेज ही ज़्यादा हो तो VCC1 जो है वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज है। VC जितनी ज़्यादा होगी आपका सैचुरेशन करंट कलेक्टर के अक्रॉस वो उतना ज़्यादा होगा, वरना कम होता चला जाएगा। ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, आप लोग खुद इसे पढ़ लीजिएगा, बस एनालिसिस ही है। तो ये तो साथ साथ चलता रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग DC एनालिसिस करेंगे एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन का। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह।